हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ और वैसे ही मैं यहाँ पे आप लोगों को भी पढ़ाऊंगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड नेकेड आईज। अब इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो है तो हमारे आसपास, वो हमारे साथ ही चल रही है वो दुनिया भी, लेकिन उसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देखते हैं, उसको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़े तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाए इसको समझना। ठीक है, तो वो अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले पहले हम लोग को समझना है सबसे पहले कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। अब माइक्रोस्कोप हम लोग को पता तो है कि माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं लैब में, लेकिन माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसका काम क्या है, ये जानेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि छोटी चीजों को बड़ी करके हमको दिखा दे। अब हम फोन में कैसे ऐसे करके, है ना, तो जूम इन करते तो हमको क्या होता है, छोटे जो भी छोटे छोटे उस फोटोज में डिटेल्स होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं ना जूम करके। तो वैसे ही जो ये हमारे पास टूल होता है माइक्रोस्कोप, इसको यूज करके हम लोग देख सकते हैं जितने भी छोटे छोटे एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी छोटे लिविंग बींग्स है हमारे सराउंडिंग में, उन सबको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वही ये होता है हमारे लिए। और इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ टूल यूज टू व्यू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये एक डिवाइस है, एक टूल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज करेंगे, छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, है ना। ठीक है, जिनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपको ऑर्गेनिजम्स का मतलब तो पता होगा ना, जीव, है ना। तो बस आपको समझना क्या है माइक्रो का मतलब क्या होगा। अब माइक्रो का मतलब समझने के लिए समझिए कि हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो दिखती भी नहीं है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब सेल समझने के लिए हम लोग को सिंपली समझना है कि ये है क्या। ये बेसिक है, एकदम ही जरूरी चीज है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट के बिना नहीं बना सकते, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए बिना सेल के नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सेल के अलावा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा उससे छोटा सिस्टम नहीं है जो कि अकेले सरवाइव कर जाए, है ना। ठीक है, सेल क्या है, सिंगल सेल भी होगा तो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन और कुछ नहीं सरवाइव कर सकता। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल क्यों है, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ईंट देता है ना, वैसे ही बॉडी का स्ट्रक्चर कौन देता है, सेल्स। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़े फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है, जो कि हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। अब बॉडी का सारा फंक्शन कहाँ होगा, सेल के अंदर ही होगा ना। सेल है हमारे पास तो उसी के अंदर होगा ना सारा फंक्शन बॉडी का। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। अब सेल की यहाँ पे हम लोग को जो पार्ट्स पढ़ने हैं वो स्पेशली 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो हमको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है द थिन आउटर कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास मान लो हमारा घर है, तो हमारे घर के पास एक बाउंड्री है ना, सबके घर के पास होता है एक बाउंड्री। बाउंड्री समझ लो लास्ट वाली दीवार जो आपके घर को पड़ोसी के घर से अलग करती है ना। ठीक है, तो वैसे ही एक दीवार जो कि आपको पूरे चारों तरफ से घेर ले कि हाँ इतना दूर आपको आपको मिल गया है, आपका है वो। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये डिफाइन करता है एक सेल को कि सेल कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, वो डिसाइड करेगा सेल के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये यूजफुल चीजों को अंदर आने देता है और जो यूज का चीज नहीं है उसको नहीं आने देता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल अंदर बनता है उसको बाहर ले जाने देता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कंटेनिंग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। अब ये वो चीज होती है, वो एरिया होती है, इसको हम लोग ना एक और चीज बोलते हैं मेन एरेना
ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। ये मैं आपको लिख करके दे देती हूँ, मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल के लिए हम लोग ये वाली बात भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये मेन एरिया होता है किसी भी एक्टिविटी को कर होने के लिए, है ना। सेल में अगर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस हैपन हियर, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यही वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बहुत मतलब मैक्सिमम चीजें 95% चीजें कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में होता क्या क्या है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग, है ना, ठीक है। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, सारी चीजें हैं। जो भी एक सेल को सर्वाइव करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में ही तो हो रही है, तो सब कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म में ही रहेगा ना, और कहीं थोड़ी रहेगा। उसके बाद से थर्ड पार्ट है हमारे सेल का, कौन सा है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस भले ही हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन है ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में सारी चीजें, मतलब जो भी डीएनए रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जो भी हमारे जीन्स से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। अब जीन्स और डीएनए आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अभी बस आप लोग एक वर्ड याद रख लो, डीएनए, है ना, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियस में होती है। और न्यूक्लियस क्या होता है, एक तरह से जैसे कि बाय द वे मान लो कोई भी एक स्टेट है, हमारा स्टेट है ना बिहार। अब बिहार स्टेट बहुत बड़ा है, लेकिन इसको मैनेज कहाँ से किया जाता है, इसको मैनेज हम लोग पटना से करते हैं ना। तो पटना क्या है हमारा, कैपिटल है ना, स्टेट का कैपिटल हमारा पटना है। वैसे ही अगर एक सेल है ना हमारे पास, तो सेल का कैपिटल कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कैपिटल ऑफ अ सेल। वहीं से कंट्रोल होगा सारा एक्टिविटी, जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी हो रहा है ना वो सारा कहाँ से कंट्रोल होगा, न्यूक्लियस से कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और मैं होप करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसके बाद से, और मैं समझती हूँ कि आप लोग को मजा आया होगा पढ़ करके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।